नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। छत्तीसगढ़ में बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है और मंत्रिमंडल विस्तार में 3 नए मंत्री मिले हैं। और जिस विभाग की बड़ी चर्चा होती थी, शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग बहुत अहम है। कल विभागों का ही बंटवारा हो गया और वो विभाग आया है एक ऐसे मंत्री के पास, एक ऐसे व्यक्ति के पास जिनका नाम पहले दिन से चल रहा था और बहुत ही स्वाभाविक दावेदार भी वो माने जा रहे थे। गजेंद्र यादव जी की हम बात कर रहे हैं। बहुत स्वागत सर गजेंद्र यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। गजेंद्र जी, आपका नाम पहले दिन से चल रहा था, क्या उम्मीदें थी मंत्री पद तक पहुंच पाएंगे? क्या लग रहा था मन में? ऐसे मन में कभी कुछ नहीं लगा। आप लोग का आशीर्वाद था, बड़े लोग का स्नेह था, नाम अखबार में, मीडिया में, सोशल मीडिया में आता था, लेकिन कभी ऐसा लगता नहीं था। हमको तो लगता था कि हम तो 2 साल पहले एक बहुत छोटे सामान्य कार्यकर्ता थे, पार्टी विधायक बना दी, टिकट दे दी, विधायक बन गए। विधायक बनना भी अपने आप में एक बहुत गौरव की बात है। लाखों कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके बीच से पार्टी ने हमको मौका दिया। इसके लिए पार्टी के तो हमेशा ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे। विधायक बन गए, काम करने की इच्छा, दुर्ग शहर के लिए बहुत अच्छा एक मौका था। अपन काम करने का प्रयास कर रहे हैं। कभी ऐसा सोचे नहीं थे कि मंत्री भी बन जाएंगे, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, संगठन शिल्पीगण और प्रदेश अध्यक्ष, सारे लोगों ने एक साथ जो आशीर्वाद हम पर किया, उसके लिए पहले मैं उनका हमेशा ऋणी रहूँगा। और जिस उम्मीद और जिस अपेक्षा के साथ वो आज यह नया दायित्व दिए हैं, उसको भरसक प्रयास करूँगा कि बिना किसी विवाद के उस काम को मैं कर सकूँ। बिल्कुल, लोग जानना चाहेंगे छत्तीसगढ़ के अपने मंत्री के बारे में, क्या उनका बैकग्राउंड है, कहाँ से आपकी एजुकेशन हुई और राजनीतिक जो सफ़र है वो कहाँ से शुरू हुआ? अब मैं मूलतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार से हूँ। पिताजी, मैं जब से बाल्यावस्था से देखता था, पिताजी शाखा जाते थे और उनके साथ साथ शाखा जाने का, जब से हम चलना फिरना चालू किया, तब से शाखा ही हम गए। अलग से कोई खेलने के लिए कहीं नहीं जाते थे। सिर्फ संघ की शाखा प्रतिदिन हम 5 से 6 शाखा फिक्स रहता था। तो मूलतः मैं संघ बैकग्राउंड का हूँ। पहला दुर्ग में वहीं पढ़ा। प्रारंभिक शिक्षा मारवाड़ी विद्यालय दुर्ग में मेरी हुई। मिडिल स्कूल गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ जो JRD स्कूल के नाम से जाना जाता है, वहाँ में मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, उसके अंदर BSc करने साइंस कॉलेज गया। साइंस कॉलेज दुर्ग में BSc के बाद उस समय, हमारे समय में ITI का बहुत प्रचलन था। लोग भिलाई स्टील प्लांट की नौकरी आसानी से लगते थे, तो भिलाई में ITI किया फिटर ट्रेड से। और ऐसा संयोग हुआ कि ITI करने तक वो नौकरियां बंद हो गई। जिस ITI में पढ़ता था, वहीं मेरा ऐसा सौभाग्य था कि 1 साल मुझे पढ़ाने का भी अनुभव मिला। क्योंकि BSc किया था तो वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड मैथ साइंस करके एक सब्जेक्ट था। डायरेक्टर ने 1-2 बार देखा कि इसका अच्छा है, तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या करना चाहते हो? तो मैं बोला कि अभी खाली रहूँगा। तो बोले नहीं, एक काम करो, इसी ITI में पढ़ाना चालू करो। तो मैं 1 साल वहाँ पढ़ा। जिस ITI में पढ़ता था वहीं मैं 1 साल पढ़ाने का काम किया। BSc जब फर्स्ट ईयर में था, तब 1996 में स्वर्गीय ताराचंद साहू जी पहला चुनाव लड़े थे लोकसभा का। तो जिस वार्ड में मैं रहता था, कचेरी वार्ड में, वहाँ उन्होंने बोला यहाँ कोई पर्ची बांटने वाला ठीक ठाक नहीं है, तुम मेरा चुनाव का पर्ची बांट दो। उस था, उस समय मैं उसी क्षेत्र का एक संघ का मुख्य शिक्षक था। राष्ट्रीय स्वयं संघ में जो प्रथम इकाई होती है, शाखा का एक मुख्य शिक्षक होता है, वहाँ मैं मुख्य शिक्षक था। तो हमारे गट चलते थे, वो गट में अलग अलग बच्चे आते थे। तो वो 6 जो हमारे गट थे, 6 गट के जो हमारे स्वयंसेवक थे, उनको लेके मैं कचेरी वार्ड में 96 चुनाव में पर्ची बांटा। ऐसा संयोग हुआ कि 96 में सरकार जल्दी गिर गई, 98 आया, 98 में फिर लोकसभा चुनाव हुआ। तब भी मैं वहाँ उस समय भी दोबारा पर्ची बांटने का काम मुझे मिला, पर्ची बांटा। ऐसा संयोग हुआ कि 98 सरकार भी 1 साल में गिर गई। तो 99 जब हुआ, तो 99 में भी मैं पर्ची बांटा।
ऐसा उसी समय संयोग ये हुआ, लोकसभा विधानसभा में भी काम किया। 99 में भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव चालू हुआ। दुर्ग में वार्ड अध्यक्ष का पहले चुनाव हुआ, तो स्वर्गीय हेमचंद यादव जी उस समय मंडल अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने बोला कि तुम कचहरी वार्ड के वार्ड अध्यक्ष बन जाओ। तो हेमचंद भैया कहने पे मैं वार्ड अध्यक्ष बन गया। और एक ईश्वरीय संयोग हुआ कि 99 जून जुलाई में मैं वार्ड अध्यक्ष बना और दिसंबर में चुनाव हुआ निगम का। तो दिसंबर 99 में वार्ड पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए आरक्षित हुआ, तो और कोई था नहीं, तो लोगों ने, पार्टी ने मुझ पर विश्वास की और पार्षद बना मैं। जहाँ तक मुझे याद है सबसे युवा पार्षद भी थे आप। मैं एक सुखद संयोग ये है कि जिस दिन मैं इलेक्टेड हुआ तो 21 वर्ष 6 महीना 11 दिन था। तत्कालीन कलेक्टर BL अग्रवाल जी के पास जब मैं प्रमाण पत्र लेने गया तो बोले अगर 6 महीने पहले चुनाव होता तो आप अयोग्य हो जाते हो। तो वो अभी भी याद है उनका वो शब्द कि वो बोले मध्य प्रदेश के अभी सबसे कम उम्र के आप पार्षद हो। तो ये भी एक सौभाग्य रहा। सबसे कम उम्र के पार्षद से यहाँ तक की जर्नी आपकी यहाँ पर हुई है। इस बीच कई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपके राजनीतिक करियर में भी सामने आई। विधायक का जब टिकट आपको मिल रहा था, पहली बार भाजपा ने एक नया फार्मूला भी किया, बड़ी तादाद में यहाँ पर नए लोगों को टिकट भी उसने दिया। विधायकी का टिकट आपको कैसे मिला? क्या कुछ कहा गया या किस तरीके से सारा कुछ हुआ? क्योंकि बहुत बड़े नेता को आपने वहाँ पर आया। विधायक में सोचा नहीं था, कल्पना नहीं किया था। वो ऐसा सुखद संयोग हो जब एक दिन ब्रेकिंग चलाया, तो वो ब्रेकिंग में मैं कहीं बैठा था, किसी ने फोन किया कि ब्रेकिंग में ध्रुव सर का तुम्हारा नाम आ रहा है। तो वो आश्चर्य लगा कि मैं सोचा नहीं था, अचानक नाम सीधा सामने आ जाए। चूंकि संघ बैकग्राउंड होने के कारण, संघ के कारण, और 1999 से लेकर 2023 तक कभी ऐसा घर में शांत नहीं बैठा। पहले पार्षद रहते थे, मैं किसान मोर्चा का जिले का उपाध्यक्ष था, बाद में प्रदेश का मंत्री बना, उसके बाद स्काउट गाइड का मैं राज्य मुख्याध्यक्ष बना, फिर किसान मोर्चा में आया, फिर पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष रहा। तो पिछड़ा वर्ग में एक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन दुर्ग में हुआ। हमको तो मालूम नहीं था कि पार्टी हमको कैसे तैयार करती है। कार्यकर्ताओं को समझ में नहीं आता भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन जो संगठन के जो शिल्पी हैं, वो जो ऊंचे स्थान पे बैठे हैं, हमारे मार्गदर्शक वरिष्ठ हैं, उनकी नज़र जरूर रहती है। जब 12 अगस्त को 2023 को पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हुआ दुर्ग में, उसका संयोजक मुझे बनाया गया। उस समय मुझे लगता था कि मैं लोकल दुर्ग का हूँ, अब कार्यक्रम यहाँ है तो हो सकता है उस नाते संयोजक बनाया गया, लेकिन पार्टी की मंशा दूसरी थी। पार्टी कहीं कहीं पार्टी की नज़र में था, ऐसा मुझे लगता है। और अचानक ब्रेकिंग में आया, और जिस दिन घोषित हुआ उस दिन भी कल्पना नहीं थी टिकट मिल जाएगी। दुर्ग पिछली सरकार में बहुत VIP जिला कहा जाता था, 3-4 मंत्री वहाँ पर थे, खुद वहाँ उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। ऐसे समय में अब दुर्ग से जिले से कहा जाए मंत्री बने हैं, किस तरीके से दिमाग में चल रहा है कि कैसा विकास करना है दुर्ग का, प्रदेश का? पहली बार मंत्री बने हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों को। दुर्ग VIP नहीं, मैं तो कहना चाहता हूँ दुर्ग बहुत हमारा भाजपा विचार परिवार का जिला है। दुर्ग में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम दुर्ग बहुत अच्छा व्यापक स्तर पे था। जब भारतीय जनसंघ थे, जनता पार्टी थी, तब भी दुर्ग से एक लहर चली। दुर्ग राजनीतिक रूप से भी बहुत परिपूर्ण जिला है, बड़े बड़े लोग हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी में भी, केंद्र स्तर की राजनीति की है दुर्ग से निकल कर। तो वैचारिक रूप से बहुत मजबूत जिला है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का जिला है। अब ये कोई ऐसा संयोग हो गया कि वो पिछले बार वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए, आधे से ज़्यादा मंत्रियों को उन्होंने भेज दे दिया। लेकिन विचार परिवार के हिसाब से, वैचारिक रूप से जो अविभाजित दुर्ग है, जैसे बालोद बेमेतरा को मिला के बोल रहा हूँ, ये हमारा बहुत गढ़ रहा है। और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि उस संभाग मुख्यालय का मैं विधायक हूँ
और अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नई जिम्मेदारी दी है, तो कोशिश करूंगा कि जो हमारा दुर्ग संभाग है, जो 20 सीट हमारे संभाग में है, मैं माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, माननीय विजय शर्मा जी और हमारे सभी वरिष्ठों के मार्गदर्शन में हम ऐसा काम करेंगे कि जो आने वाले चुनाव 2028 के चुनाव में जो 20 सीटें हैं वो सारी सीट अपन भाजपा खाता में जाए। पहले ऐसा बोलते थे, अभी भी है कि दुर्ग तय करते हैं सरकार। माना भी जा रहा है कि अब आप बने वहाँ से तो एक सिर्फ दुर्ग ही नहीं बल्कि ओबीसी समाज का एक बड़ा वर्ग आप उस पर कुछ काम करेंगे और 28 को ध्यान में रखकर ही गजेंद्र यादव जी को लाया गया। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि सामाजिक संरचना में भी यादव समाज हमारा दूसरा स्थान है पिछड़ा वर्ग में, और 55% लोग कहीं कहीं भाजपा की ओर झुकाव हमारे समाज का है, क्योंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने ही स्वर्गीय हेमचंद यादव जी, स्वर्गीय लोकेन्द्र यादव को उन्होंने टिकट दिया, तब से यादव समाज का झुकाव बहुत बड़ी संख्या में भाजपा की ओर है। अपन उसको और प्रगाढ़ रूप से बढ़ाएंगे, समाज को, पिछड़ा वर्ग को और सभी वर्ग को। हम लोग कोई जातिगत बात नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी परिवार के हैं, जितने भी समाज हैं हमारे, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, एससी हो, एसटी हो, सर्वजन को हम एक साथ लेके सरकार की जो सुशासन, माननीय विष्णुदेव सामाजिक सुशासन है, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, एक आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हितकारी हो, उसके लिए हम काम करने का प्रयास करेंगे। बहुत अहम विभाग आपको मिला है, बड़े बड़े लोग इस विभाग को संभालते रहे, शिक्षा विभाग, स्कूली शिक्षा, बहुत सारे काम भी करने हैं। क्या विज़न है, क्या सोच रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि जब ये विभाग मिला तो पूरे प्रदेश की नज़र आप पे और ये बहुत चर्चित रहने वाला विभाग भी। ये मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे, मेरे पसंदीदा विभागों में से एक शिक्षा विभाग, ग्रामोद्योग विभाग है। मैं जब पार्षद था तब भी सरोज पांडे जी के MIC में मेंबर हुआ करता था, उस समय भी शिक्षा विभाग का भी प्रभारी था। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने 2015 मुझे कहा कि स्काउट गाइड में कोई ठीक ठाक नहीं है, तुमको स्काउट गाइड मुखिया बनना है। जब मैं उस समय काम किया तो डॉक्टर साहब एक दिन बोले, मैं सोचा नहीं था कि तुम इतना काम करोगे। 3 जम्बूरी किए, 3 बड़े सर्वधर्म प्रार्थना किए, 1,35,000 वृक्ष हम लगाए, अभी भी देवरझाल और कोड़िया में दिखता है, और 10,622 बच्चों का, उस समय DGP साहब एन उपाध्याय साहब थे, लांग कुमेर साहब ADG वो थे यातायात, उनके साथ मिलके हम बच्चों को प्रशिक्षण दिए थे, स्काउट गाइड के बच्चों को यातायात संबंधी टॉपिक के लिए। तो ये बहुत पसंदीदा विभाग है, अपन इसमें काम बहुत जरूर करेंगे, क्योंकि मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। मारवाड़ी विद्यालय, जरूर नाम मारवाड़ी विद्यालय था, लेकिन वो सरकारी ही था। गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ स्कूल भी सरकारी था, साइंस कॉलेज भी सरकारी। तो जो पढ़ाई मेरा हुआ है सरकारी स्कूल में हुआ है, और हम लोग के समय मल्टीपर्पज़ स्कूल में तो स्थिति 60% से ऊपर जिसका मार्क रहता था उसका ही एडमिशन होता था। और आज भी PM श्री योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाया है, बहुत अच्छा इसमें है। मेरी कोशिश रहेगी छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा PM श्री स्कूल हो, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा नवोदय हमारे बोरी में है, और एक आध और कोई स्थान होगा तो मेरी जानकारी में नहीं है, नवोदय ज़्यादा से ज़्यादा हो, सेंट्रल स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा हो। मतलब सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर होगी, फोकस ये होगा। बिल्कुल, क्योंकि मैं स्कूल शिक्षा विभाग मूलतः शासकीय स्कूल, शासकीय बच्चों हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। प्राइवेट स्कूल भी रहेंगे, प्राइवेट स्कूल के भी बच्चे हमारी जिम्मेदारी में रहेंगे। हम कोशिश करेंगे जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, SCRT के जो पाठ्यक्रम हैं सारे स्कूलों में चले। हम देखते हैं कि कई प्राइवेट स्कूल के लोगों के द्वारा निजी लेखकों के बुक को प्रसारित कराते हैं, अपने स्कूल में खरीदवाते हैं। उसकी तुलना में अपन चाहेंगे कि SCRT के बुक को हम प्राथमिकता दें, क्योंकि निजी राइटर्स के एक बुक के बराबर पूरा एक क्लास का पूरा बुक आ जाएगा। जी बिल्कुल। तो उससे उनको जो आर्थिक मार से भी थोड़ा बचत होगी। और SCRT चूँकि भारत सरकार SRD मिनिस्ट्री उसमें काम करता है, तो हमारा शिक्षा का स्तर जो है SRD मंत्रालय, सेंट्रल स्कूल,
इसके अनुरूप रहे, अपन वैसा काम करने का प्रयास करेंगे। एक क्योंकि स्कूल विभाग से जुड़े और हमारे बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, तो एक बार बार ये सवाल आता है कि बहुत सारे नियम कायदे, बहुत अच्छे अच्छे नियम बनते हैं, मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, वो उसको क्या आपको लगता है ध्यान देना होगा? अभी आपके पहले आज कट से मुलाकात के विभाग के लोग आए थे, मैंने उनको बोला जी। जो पद एकदम आवश्यक है उसको क्रिएट रखेंगे, बाकी जो आवश्यक नहीं है, ज़्यादातर टीचर्स ऐसे हैं किसी न किसी बहाने से ये पद वो पद ऐसा करके स्कूल नहीं जाते, वो ऑफिस में ही काम कर रहे हैं। वो सारे लोगों को प्राथमिकता में, अगर शिक्षक है तो उनका पहला और आखिरी धर्म है कि वो बच्चों को पढ़ाए। तो हमारा ये प्राथमिकता रहेगा सारे टीचर्स ईमानदारी से स्कूल जाए, पढ़ाने का काम करें, प्रिंसिपल उसमें मॉनिटरिंग करें, डीओ बीओ जो ऑफिस में नहीं बैठ के वो अनिवार्य दौरा करें। जब डीओ बीओ जब दौरा कंटिन्यू करेंगे तो ऑटोमेटिक स्कूल पढ़ाई होगा, मॉनिटरिंग होगा। मॉनिटरिंग अगर हम करने लगेंगे तो स्वाभाविक रूप से अपने स्कूलों का स्तर अच्छा होते जाएगा। बहुत सारी उम्मीदें हैं और आपकी बात सुनकर उम्मीद जग भी रही है, मेरे हमारे दर्शक भी, उनको भी उम्मीद जगेगी कि स्कूलों के दिन बहुरने वाले हैं। एक जाते जाते सवाल ये होगा कि संघ बैकग्राउंड से आप हैं और विपक्ष के निशाने पे इस वक्त सबसे ज़्यादा संघ है, उसको कैसे जवाब देंगे? देखिए, विपक्ष के लोगों को तो संघ की शाखा पहले जाना चाहिए, क्योंकि संघ जो है वो व्यक्तित्व निर्माण करता है। संघ किसी पार्टी से नहीं रहता है। संघ का पहला और अंतिम लक्ष्य ये है कि परम वैभव नेतृत्व में स्वराष्ट्रम, राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर ले जाना। अब राष्ट्र परम वैभव के शिखर पर कब जाएगा? जब वहाँ के नागरिक का व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र निर्माण अगर हो, तभी वो उसका मानसिक विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा, और तभी वो देश के हित में सोच पाएगा। तो पहले जो संघ के बारे में जो वो लोग बोलते हैं, उन सब से मैं आग्रह करता हूँ, संघ में कोई ऐसा बंधन नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं आएंगे, कांग्रेस के लोग नहीं आ सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक ही निवेदन करता हूँ, पहले संघ की आप शाखा में जाइए। शाखा में जब जाएंगे वहाँ कोई सिखाना या पढ़ाना नहीं पड़ता, वहाँ आप जब जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका सुधार होता जाएगा। पहले आप उसमें समझिए, जो संगठन राष्ट्र जिनका देश हित ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है, व्यक्ति का निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण होता है, चरित्र निर्माण होता है, तो ऐसे पवित्र संस्था के बारे में बोलना उचित नहीं होगा। उनको ये बात समझना चाहिए, अगर उनको कुछ बोलना है उसके पहले वो जाके शाखा जाए, मैं उनसे आग्रह करता हूँ। ये आखिरी सवाल आपसे कि बिहार में इलेक्शन जल्द होने वाले हैं और यादव समाज की बड़ी अहम भूमिका है, पार्टी अगर आपकी ज़रूरत महसूस करेगी वहाँ पर तो इच्छुक हैं आप? भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता को विधायक बनाए, एक विधायक को आज माननीय मंत्री के रूप में उन्होंने जिम्मेदारी दी है। भारतीय पार्टी जहाँ जो निर्देश देगी वहाँ सब जगह हम जा काम करेंगे। बिल्कुल अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। व्यस्त समय में से आपने ये थोड़ा समय हमारे लिए निकाला और हम बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, स्कूलों की स्थिति बेहतर होगी और बहुत सारी शुभकामनाएं इसके लिए आप। जी धन्यवाद। धन्यवाद।